नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है किसी कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। किसी परीक्षा में 45% लड़कियां उत्तीर्ण होती है और 40% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? परीक्षा में पास होने वाले लड़कों की संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया कि किसी कक्षा में 60% लड़कियां हैं और शेष जो है लड़के हैं। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि किसी परीक्षा में 45% लड़की पास हो रही है और 40% लड़के जो है वो फेल हो रहे हैं। और हमें फेल होने वाली लड़कियों की संख्या दिया हुआ है और हमसे पास होने वाले लड़कों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम कक्षा के कुल छात्रों को मान लेते हैं 100। हम कुल छात्रों को मान लेते हैं 100। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 60% जो है वो लड़की है। तो देखिए 100 का 60% कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यानी 100 में से 60 लड़की है, यानी शेष जो है वो लड़के होंगे। यानी लड़कों का संख्या क्या हो जाएगा? लड़कों का संख्या हो जाएगा 40। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है कि परीक्षा में 45% लड़की जो है वो पास हो रही है। 45% लड़की जो है वो पास हो रही है। यानी फेल कितना हो रही होगी? फेल कितना हो रही होगी? 55%। फेल कितना हो रही होगी? 55%। अब देखिए भाई क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि 40% लड़के जो है वो फेल हो रहे हैं। 40% लड़के जो है वो फेल हो रहे हैं। यानी पास कितना हो रहे होंगे? 60%। पास कितना हो रहे होंगे? 60%। और 40% जो है वो फेल हो रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में फेल होने वाली लड़की का संख्या दिया हुआ है। तो देखिए हम यहां अगर फेल होने वाली लड़की की संख्या निकालेंगे, यानी कितना लड़की फेल हो रही है? 60 का 55% लड़की जो है वो फेल हो रही है। तो देखिए 60 का 55% कितना हो जाएगा? हम 60 का अगर हम 55% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये 20 से जाएगा 3 बार में, ये 20 से जाएगा 5 बार में, ये 5 से जाएगा 11 बार में। हम 11 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। यानी फेल होने वाली लड़की का संख्या क्या निकल के आ गया? 33। लेकिन हमें क्वेश्चन में फेल होने वाली लड़की का संख्या क्या दिया? 66। यानी इस 33 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया? 66 दिया हुआ है। तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है पास होने वाले लड़कों की संख्या। तो देखिए 40 के 60% लड़के जो है वो पास हो रहे हैं। तो 40 का अगर हम 60% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 24। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है, तो हम यहां से 24 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 24 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। यानी पास होने वाले लड़कों की संख्या क्या निकल के आ गया? 48 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है कोई आदमी कुल 12,050 रुपए की राशि को 2 भागों में निवेशित करता है। पहले भाग को साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष 10% की दर से 2 वर्ष के लिए और दूसरे भाग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने के लिए ब्याज की समान दर से समान समय के लिए निवेशित करता है। उसे दोनों भागों से मिलने वाली राशियां बराबर है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित राशि ज्ञात करें। हमें क्या निकालना? चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित प्रिंसिपल निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया है कि उसे दोनों भागों से मिलने वाली राशियां बराबर है। यानी दोनों भागों से मिलने वाला अमाउंट जो है वो हमें बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब देखिए पहले भाग को जो है साधारण ब्याज के दर पर निवेशित किया जा रहा है और दूसरे भाग को चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेशित किया जा रहा है। और दोनों भाग के लिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है? 10% और हमें समय क्या दिया? 2 वर्ष। अब देखिए पहले भाग को जो है साधारण ब्याज के दर पर निवेशित किया गया है। जब हम साधारण ब्याज पर ब्याज काउंट करते हैं तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है? बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिल रहा है तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का कितना मिलेगा? 10%। यानी अगर हम 10% के दर से अगर हम 2 साल का अगर एसआई काउंट करेंगे तो हमें प्रिंसिपल का टोटल जो है एसआई कितना मिल जाएगा? 20% मिल जाएगा। अब देखिए जब हम सीआई काउंट करते हैं तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? हमें पहले साल केवल प्रिंसिपल पे ब्याज मिलता है, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है? जो पहले साल ब्याज मिला होता है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। यानी अगर हम 10% की दर से अगर हम 2 साल का सीआई काउंट करेंगे तो हमें प्रिंसिपल का कितना सीआई मिल जाएगा? 21% मिल जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दोनों भाग से मिलने वाला जो अमाउंट है वो बराबर है। तो देखिए हमने पहले भाग को मान लिया
P1 और दूसरे भाग को मान लिया P2। तो देखिए अगर हम P1 का अगर 120% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले भाग का हमारा अमाउंट हो जाएगा। P1 का अगर हम 120% निकालेंगे तो ये पहले भाग का हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। और P2 का अगर हम 121% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे भाग का हमारा अमाउंट हो जाएगा। ये दोनों बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। तो देखिए हम यहाँ से P1 और P2 का हम रेशियो निकाल सकते हैं, यानी P1 बटा P2 निकाल सकते हैं। P1 बटा P2 क्या हो जाएगा हमारा 121 बटा, ये हमारा क्या हो जाएगा 121 बटा 120 हो जाएगा। अब देखिए P1 जो है 121 यूनिट होगा तो P2 कितना होगा 120 यूनिट, यानी यहां से टोटल राशि कितना हो गया, यहां से टोटल राशि हो गया, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 241। लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल राशि कितना दिया है, 12,050 रुपया, यानी इस 241 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 12,050 रुपया दिया है। तो देखिए हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए ये कितने बार में चला जाएगा, 241 से ये 50 बार में चला जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 रुपया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, दूसरे भाग का हमसे राशि पूछ रहा है, यानी P2 का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए P2 क्या है 120 यूनिट, यानी हम यहां से 120 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 120 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6,000 रुपया हो जाएगा, यानी हमारा निकल के आ गया दूसरे भाग का राशि क्या निकल के आ गया, 6,000 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि 2 के पावर x गुने 8 के पावर 1/5 इक्वल टू 2 के पावर 1/5 हो तो x का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 के पावर x गुने 8 के पावर हमें क्या दिया है 1/5। तो देखिए हम इस 8 को क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3, यानी हम यहां से लिख सकते हैं 2 के पावर 3 का होल पावर हम क्या लिख सकते हैं 1/5 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2 के पावर 1/5 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से जब 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 के पावर x गुने 2 के पावर 3/5 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2 के पावर 1/5 हो जाएगा। अब देखिए गुना में जब हमारा बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, यानी हम यहां से लिख सकते हैं 2 के पावर x प्लस 3/2 के पावर x प्लस 3/5 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2 के पावर 1/5। अब देखिए बराबर में जब हमारा बेस सेम हो तो पावर भी क्या होता है, आपस में सेम होता है, यानी हम यहां से लिख सकते हैं x प्लस 3/5 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/5। अब देखिए इस 3/5 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी हम यहां से लिख सकते हैं x इक्वल टू 1/5 माइनस 3/5। हम यहां से माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2/5 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, x का वैल्यू हमसे पूछ रहा था और x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, -2/5 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे स्टेशन को पूरी तरह पार करने में 18 सेकंड लेती है और 120 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन को पूरी तरह पार करने में 15 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। अब देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी पुल को पार करती है या किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है तो उस केस में रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस की जिसे पार करती है उसकी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। अब देखिए यहां जो है रेलगाड़ी स्टेशन को पार कर रही है तो यहां चली गई दूरी क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस की स्टेशन की लंबाई हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दोनों स्टेशन की लंबाई दिया है और दोनों स्टेशन को पार करने का हमें समय दिया है और हमसे पूछ क्या रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई कुछ मान लेते हैं। हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो x मीटर है। हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, x मीटर है। तो देखिए जब रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे स्टेशन को पार करेगी तो यहां चली गई दूरी क्या हो जाएगा, 162 प्लस x मीटर हो जाएगा, 162 प्लस x मीटर हो जाएगा। और पार करने में समय कितना लग रहा है, 18 सेकंड का समय लग रहा है। पार करने में कितना समय लग रहा है, 18 सेकंड का। अब देखिए जब रेलगाड़ी दूसरे स्टेशन को पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई हमने क्या मान के रखा है, x मीटर। तो देखिए दूसरे स्टेशन को पार करने में चली गई दूरी क्या हो जाएगा, दूसरे स्टेशन की लंबाई प्लस की रेलगाड़ी की लंबाई। तो देखिए दूसरे स्टेशन की लंबाई क्या है, 120 मीटर प्लस का x मीटर हो जाएगा। अब देखिए दूसरे स्टेशन को पार करने का हमें समय दिया है, हमें समय कितना दिया, 15 सेकंड दिया। हमें समय कितना दिया, 15 सेकंड दिया।
अब देखिए हमें डिस्टेंस पता चल गया और हमें समय पता चल गया, तो हम यहां से स्पीड निकाल सकते हैं। यहां भी हमें डिस्टेंस पता चल गया और हमें समय पता चल गया, तो हम यहां से भी स्पीड निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां से जो दोनों स्पीड निकल के आएगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि रेलगाड़ी की स्पीड क्या होगी, सेम होगी। तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो देखिए हम यहां से लिख सकते हैं, 162 प्लस एक्स बटा हमारा क्या हो जाएगा, यानी दूरी में अगर हम समय से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, स्पीड निकल के आएगा। यानी दूरी क्या है 162 प्लस एक्स और समय क्या है 18 सेकेंड। यानी हम दूरी में अगर समय से भाग देंगे तो यहां से हमारा स्पीड निकल के आएगा रेलगाड़ी का। अब देखिए जब रेलगाड़ी 120 मीटर प्लस का x मीटर दूरी चल रही है तो समय कितना लग रहा है, 15 सेकंड का समय लग रहा है। यानी यहां से भी हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा। ये दोनों स्पीड आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले इसे 3 से काट लेते हैं। हम इसे 3 से काटेंगे तो ये 3 से 6 बार में जाएगा, ये 3 से 5 बार में जाएगा। अब देखिए हम यहाँ क्रॉस गुना कर लेते हैं। अगर हम क्रॉस गुना करेंगे, हम यहाँ अगर क्रॉस गुना करेंगे तो देखिए अगर हम इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 के 0 हाथ में 1, ये हो जाएगा 30 1 31 हाथ में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 और 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस x में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, इक्वल टू अगर हम इस साइड 6 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर 120 में अगर 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 720 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 6x। अब देखिए अगर हम इस 5x को उस साइड लेके चले जाए तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यानी 6x में से अगर हम 5x माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इस 720 को अगर इस साइड लेके आ जाए तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। यानी 810 में से अगर हम 720 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 मीटर हो जाएगा। अब देखिए x क्या निकल के आ गया 90 मीटर, और हमने x क्या मान के रखा है, रेलगाड़ी की लंबाई, और हमसे पूछ के आ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 90 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक व्यक्ति दो वस्तुओं को एक ही दाम पर बेचता है, एक पर उसे 20% लाभ और दूसरे पर 20% हानि होती है। समग्र रूप से उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले एक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। अब देखिए यहां हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया, दोनों वस्तु का एसपी बराबर दिया। तो देखिए जब भी कभी दो वस्तु का एसपी बराबर दिया हो और एक वस्तु को x% लाभ पे बेचा जाए और दूसरे वस्तु को x% हानि पे बेचा जाए तो उस केस में क्या होगा, हानि होगा। यानी जब एसपी बराबर होगा तो उस केस में क्या होगा, हानि होगा। और हानि कितने का होगा, हानि कितने का होगा, हानि हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 100% का हानि हो जाएगा। अब देखिए जब एसपी बराबर हो तो उस केस में क्या होगा, हानि होगा। लेकिन जब सीपी बराबर हो और एक वस्तु पर अगर x% का लाभ हो और दूसरे वस्तु पर x% का हानि हो तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ना लाभ होगा ना हानि होगा। अब देखिए यहां हमें x का वैल्यू क्या दिया, 20 दिया, यानी हम यहां x का वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 20 का स्क्वायर बटा 100% हो जाएगा। अब देखिए 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 में अगर हम 100 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4%, यानी 4% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। अब देखिए जब हमें लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर दिया हो तब जाके हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर ना दे तो हम उस केस में क्या करेंगे, तो हम उस केस में सबसे पहले प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। पहले हमें क्या दिया कि 1 पे 20% का लाभ हो रहा है तो हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। और हमें दूसरा क्या दिया है कि 1 पे 20% का हानि हो रहा है तो हम इसे भी फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से सीपी और एसपी का हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए पहले वस्तु का अगर सीपी 5 यूनिट होगा तो 1 के लाभ पे अगर बिक रही होगी यानी एसपी कितना होगा 6 यूनिट। अब देखिए दूसरे वस्तु का अगर सीपी 5 यूनिट होगा तो 1 के हानि पे अगर बिक रही होगी यानी कितना में बिक रही होगी, 4 में। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि एसपी बराबर है। अब देखिए यहां जो एसपी निकल के आया, एक वस्तु का एसपी क्या निकल के आया 6 यूनिट और दूसरे वस्तु का एसपी क्या निकल के आया 4 यूनिट। तो हम सबसे पहले एसपी को बराबर करेंगे। अब देखिए बराबर करने के लिए अगर हम इस 6 में 2 से गुना कर ले और इस 4 में अगर हम 3 से गुना कर ले तो ये हमारा बराबर हो जाएगा, यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा 12 यूनिट और ये भी क्या हो जाएगा 12 यूनिट। अब देखिए अगर हम इस साइड 2 से गुना करें तो हमें इस साइड भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम इस साइड 3 से गुना करें तो हमें इस साइड भी 3 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए यहां हमारा टोटल जो है सीपी क्या हो जाएगा, हम इस 5 में अगर 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और इस 5 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी टोटल हमारा सीपी क्या हो जाएगा, टोटल सीपी हो जाएगा 25 यूनिट। और टोटल हमारा एसपी क्या हो जाएगा, टोटल जो है एसपी क्या हो जाएगा,
ये हमारा क्या हो गया 12 यूनिट, और ये क्या हो गया 12 यूनिट, यानी 12 12 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखिए यहां जो है सीपी क्या है 25 यूनिट है टोटल, यानी टोटल लागत मूल्य क्या है 25 यूनिट, और एसपी क्या है 24 यूनिट, यानी यहां क्या हो रहा है, यहां जो है एक का हानि हो रहा है कितने पे 25 पे, गुणे हम 100 करेंगे तो यहां से हमारा हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 25 से 100 कितने बार में जाएगा 4 बार में, यानी यहां से भी हमारा क्या निकल के आएगा 4% का हानि होगा, यहां से भी हमारा क्या निकल के आएगा 4% का हानि होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी शहर की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि 5% है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 92,610 है तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। हमें क्या निकालना, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या निकालना है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है कि जनसंख्या जो है प्रत्येक वर्ष 5% के दर से बढ़ रही है। तो हम सबसे पहले इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, हम सबसे पहले इस 5% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखिए 5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, यानी जनसंख्या अगर 20 यूनिट होगी तो एक साल के अंत में कितना हो जाएगी 21 यूनिट हो जाएगी। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमें वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है और हमसे 3 साल पहले की जनसंख्या पूछ रहा है। तो देखिए अगर एक साल में जनसंख्या जो है 20 से 21 हो जा रही है तो 3 साल में जनसंख्या कितना हो जाएगी, यानी हम इसका क्यूब करेंगे। अब देखिए हम इसका क्यूब करेंगे, यानी 20 का क्यूब कितना होता है, 20 का क्यूब होता है 8000, 20 का क्यूब कितना होता है 8000, और 21 का क्यूब कितना होता है, 21 का क्यूब होता है 9261। अब देखिए अगर जनसंख्या अगर वर्तमान में 9261 है तो 3 वर्ष पहले कितनी होगी 8000 होगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में वर्तमान में जनसंख्या कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में वर्तमान में जनसंख्या दिया हुआ है 92,610, और यहां हमारा वर्तमान में जनसंख्या क्या निकल के आया है, यहां वर्तमान में जनसंख्या निकल के आया है 9261। अब देखिए इस 9261 में अगर हम 10 से गुणा कर रहे हैं तो ये हमारा कितना हो जा रहा है 92,610, यानी हम इसमें 10 से गुणा कर रहे हैं तो हमारा हो जा रहा है। तो देखिए हम इसमें भी 10 से गुणा करेंगे, हम इसमें अगर 10 से गुणा करेंगे, हम इसमें अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 80,000, ये हमारा क्या हो जाएगा 80,000, यानी 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी होगी 80,000 होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 80,000 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है राम की आयु श्याम से दुगुनी है। यदि 10 वर्ष पहले राम श्याम से चौगुना बड़ा था तो राम और श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, राम और श्याम की वर्तमान आयु निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि राम की आयु श्याम से दुगुनी है, यानी हम यहां से वर्तमान का राम और श्याम की आयु का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहां से वर्तमान का रेशियो निकालेंगे, हम यहां से वर्तमान का रेशियो निकालेंगे, वर्तमान का रेशियो निकालेंगे श्याम और राम की आयु का। अब देखिए वर्तमान में अगर श्याम की आयु 1 यूनिट होगी तो राम की आयु क्या होगी, इसकी दुगुनी यानी 2 यूनिट होगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है कि यदि 10 वर्ष पहले राम श्याम से चौगुना बड़ा था, यानी हम यहां से 10 वर्ष पहले का भी रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहां से 10 वर्ष पहले का भी हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए 10 वर्ष पहले अगर श्याम की आयु 1 यूनिट होगी तो राम की आयु क्या होगी, इसकी चौगुनी, यानी ये कितनी होगी 4 यूनिट होगी। अब देखिए हम सबसे पहले आयु के बीच का अंतर देखेंगे, क्योंकि दो लोगों के बीच आयु का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है, यानी वर्तमान में जितना होगा उतना ही 10 वर्ष पहले होगा। अब देखिए हमने मान लिया कि श्याम की जो आयु है वर्तमान में अगर 1 यूनिट है तो राम की आयु कितनी है 2 यूनिट है, यानी यहां आयु का अंतर कितना हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए 10 वर्ष पहले श्याम की जो आयु है वो 1 यूनिट है तो राम की आयु कितनी है 4 यूनिट, यानी यहां आयु के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 3 यूनिट। अब देखिए अंतर जो हमारा निकल के आया वो बराबर निकल के नहीं आया, तो हम यहां सबसे पहले अंतर को बराबर करेंगे। अब देखिए अंतर बराबर करने के लिए हम नीचे के अंतर से ऊपर वाले रेशियो में गुणा करेंगे और ऊपर के अंतर से हम नीचे वाले रेशियो में गुणा करेंगे। अब देखिए ऊपर वाले रेशियो में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3:2, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और नीचे के रेशियो में अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:2, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए यहां जो हमारा अंतर है ये कितना है 3 यूनिट, और यहां भी अंतर कितना है 3 यूनिट, अंतर हमारा बराबर निकल के आ गया। अब देखिए वर्तमान में श्याम की जो आयु है वो 3 यूनिट है तो 10 वर्ष पहले कितना है 1 यूनिट, यानी 10 वर्ष पहले जा रहे हैं तो श्याम की आयु में कितना का कमी हो रहा है 2 यूनिट का कमी हो रहा है। अब देखिए वर्तमान में राम की आयु कितना है, वर्तमान में राम की आयु जो है वो 6 यूनिट है। जब हम 10 वर्ष पहले जा रहे हैं तो राम की आयु कितना हो जा रहा है 4 यूनिट, यानी राम की आयु में कितना का कमी हो गया, राम की आयु में भी 2 यूनिट का कमी हो गया। अब देखिए हम यहाँ वर्तमान से कितने वर्ष पहले जा रहे हैं, यानी 10 वर्ष, यानी हम वर्ष में कितने का कमी कर रहे हैं, हम वर्ष में
10 वर्ष का हम कमी कर रहे हैं। वर्ष में हम कितने का कमी कर रहे हैं? 10 वर्ष का कमी कर रहे हैं। यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ गया? यहां से हमारा निकल के आ गया कि 2 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 10 वर्ष होगा। 2 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 10 वर्ष होगा। अब देखिए 2 यूनिट का वैल्यू 10 वर्ष है, तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया, तो हमसे पूछ क्या रहा है? दोनों का वर्तमान उम्र पूछ रहा है। तो देखिए वर्तमान में श्याम का उम्र क्या है? 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 15 वर्ष हो जाएगा। और राम का आयु क्या है? 6 यूनिट, यानी 6 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? हम 6 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। यानी राम और श्याम का वर्तमान उम्र क्या निकल गया? श्याम जो है वर्तमान में 15 वर्ष का होगा और राम कितना का होगा? 30 वर्ष का होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक कार किसी यात्रा को 7 घंटे में पूरा कर लेती है। वह यात्रा का 1/3 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से तथा शेष 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करती है। यात्रा की पूरी दूरी कितनी है? हमें क्या निकालना है? यात्रा की कुल दूरी निकालना है। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम यहाँ कुल दूरी को कुछ मान लेते हैं। अब देखिए हम दूरी क्या माने ताकि हमारा क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाए। तो देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया कि वह यात्रा का 1/3, यानी हमें उस दूरी का 1/3 निकालना है। तो हम दूरी जो है अगर 3 का मल्टीपल मानेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ कुल दूरी को मान लेते हैं 3x। हम यहाँ कुल दूरी को मान लेते हैं 3x। तो देखिए अगर 3x का अगर हम 1/3 निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। यानी x जो दूरी है वो 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रही है। यानी अगर हम इस दूरी में अगर स्पीड से भाग देंगे तो यहां से हमारा समय निकल के आ जाएगा। और जो शेष दूरी है, यानी टोटल दूरी कितना है? 3x, जिसमें से x दूरी तय कर ली, यानी शेष कितना बच गया? 2x। 2x दूरी को 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से तय करें। यानी अगर हम इस दूरी में स्पीड से भाग देंगे तो यहां से हमारा समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों समय को ऐड करेंगे तो यहां से हमारा कुल समय निकल के आ जाएगा, जो हमें क्वेश्चन में क्या दिया? 7 घंटा दिया है। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ एलसीएम लेंगे, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 120। 40 से 120 कितने बार में आ जाएगा? 3 बार में। यानी यहां से हमारा क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। प्लस 60 से जो है 120 कितने बार में आ जाएगा? 2 बार में। यानी यहां से हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x हो जाएगा, इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ क्रॉस गुणा कर लेते हैं। अगर हम यहाँ क्रॉस गुणा करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा? 3x प्लस का 4x क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7x, इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 7 गुने 120 हो जाएगा। अब देखिए 7 से हमारा 7 कट जाएगा। यहां से हमारा x क्या निकल के आ गया? x निकल के आ गया 120 किलोमीटर। x क्या निकल के आ गया? 120 किलोमीटर। और हमसे पूछ क्या रहा है? कुल दूरी। और हमने कुल दूरी क्या मान के रखा है? 3x। यानी हम यहां से 3x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा? हम इस 120 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो हमारा 3x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 360 किलोमीटर। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 360 किलोमीटर निकल के आ गया। यात्रा का कुल दूरी क्या निकल के आ गया? 360 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को 20% अंक मिले और वह 10 अंकों से फेल हो गया। दूसरे परीक्षार्थी को 42% अंक मिले और उसे पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 1 अंक अधिक मिला। पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना है? हमें क्या निकालना? पास होने के लिए न्यूनतम अंक निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में दिया कि एक परीक्षार्थी को 20% अंक मिले और वह 10 अंकों से फेल हो गया। अब देखिए अगर उसे 10 अंक मिल जाता तो वह पास हो जाता। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दूसरा क्या दिया है? हमें दूसरा दिया कि दूसरे परीक्षार्थी को 42% अंक मिले, लेकिन उसे पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 1 अंक अधिक मिला। यानी उसे अगर 1 अंक कम भी मिलता तब भी वह पास हो जाता। अब देखिए हम यहां से इस 20% को अगर उस साइड लेके जाएंगे, यानी ये हमारा प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। यानी हम यहां से अगर 42 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 22% हो जाएगा। और इस -1 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। यानी 10 + 1 क्या हो जाएगा? हमारा 11 हो जाएगा। यानी 22% का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 11 निकल के आ गया। तो हम यहां से 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? हम इस 11 में अगर 22 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/2 अंक हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है? न्यूनतम अंक पूछ रहा है। तो देखिए या तो हम 20% का वैल्यू निकाल के उसमें 10 ऐड कर ले, या हम 42% का वैल्यू निकाल के हम उसमें से अगर 1 अंक माइनस कर लेंगे तो हमारा न्यूनतम अंक निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ 42% का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 42% का वैल्यू निकालेंगे तो 1% का वैल्यू क्या है? 1/2 है। तो 42% का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 21 अंक हो जाएगा।
अब देखिए अगर हम इसमें से एक माइनस कर लेंगे, हम इसमें से यानी 21 में से एक माइनस कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, न्यूनतम अंक निकल के आ जाएगा। यानी न्यूनतम अंक क्या होगा पास होने के लिए, 20 अंक होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 20 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 243 के पावर 0.16 गुने 243 के पावर 0.04 का मान है। हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में 243 के पावर दिया हुआ है 0.16। तो देखिए हम 243 को क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3 के पावर 5 का होल पावर क्या हो जाएगा, 0.16 हो जाएगा, गुने हम इसे क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 5, 3 के पावर 5 का होल पावर क्या हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां जब 5 से गुना करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के पावर 0.80 हो जाएगा, गुने हम यहां जब 5 से गुना करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा 3 के पावर 0.20 हो जाएगा। अब देखिए गुना में जब हमारा बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। जब हम यहां पावर ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के पावर 1.0 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा 3 के पावर 1.0। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। यानी हमारा सही आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन सी निकल के आ गया। हमारा सही आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन सी निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।